गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स के दूसरा चैप्टर। इसके चैप्टर का क्या नाम है, बल। बल को इंग्लिश में क्या करते हैं, फोर्स। आइए आप लोग का ABH कोचिंग में स्वागत है। ये बैच ऑनलाइन भी चलती है और ऑफलाइन भी चलती है। आइए हम लोग देखते हैं बल क्या होता है, बल के बारे में समझेंगे। बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं बल। जो बल होता है इसे किसे कहते हैं, बल। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था अथवा गति अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल एक सदिश राशि है। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड अथवा न्यूटन होता है। इसे N से प्रदर्शित करते हैं। फिर से पढ़िए, बल। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विरामा अथवा गति अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल सदिश राशि है। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड अथवा न्यूटन होता है। अब बल किसे कहते हैं, बल एक प्रकार का क्या है, बल जो है ये एक प्रकार का क्या है, बल वह बाह्य कारक है। मतलब जो बल होता है, बल क्या होता है, बाहर से बल दिया है। बल क्या है, एक प्रकार का धक्का और खिंचाव लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। अगर इसका मात्रा क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड अथवा न्यूटन भी होता है। इसे किससे हम N से इसको हम क्या करते हैं, N से प्रदर्शित करते हैं। बल एक प्रकार का क्या है, बल एक प्रकार का धक्का और खिंचाव है। बल जैसे क्या होता है, किसी वस्तु को ठेलने या किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। जैसे किसी मेज पर गेंद रखी है या फिर कोई और वस्तु है, अगर उसको हम बदलेंगे, उसका स्थान में क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे, तो उसमें क्या लगेगा, बल लगेगा। बल में क्या होता है, दिशा की भी आवश्यकता होती है और परिमाण की भी आवश्यकता होती है। इसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। वो क्या होता है, सदिश राशि होता है। जैसे आप किसी चीज पर उसको ठेल रहे हैं या किसी वस्तु को उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहे हैं, तो क्या होता है, बल लगाते हैं। अगर किसी चीज को आप ठेल रहे हैं तो उसमें क्या लग रहा है, बल लग रहा है। और इसका मात्रा क्या होता है, इसका मात्रक होता है या तो न्यूटन होता है या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है या न्यूटन होता है, चाहे आप जिसको लिख सकते हैं। और क्या होता है, बल क्या है, बल सदिश राशि है। बल सदिश राशि वह होता है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। उसे क्या कहते हैं, उसे सदिश राशि कहते हैं। अब देखो बल के प्रकार, बलों के प्रकार। बल कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स। बल के प्रकार आइए देखते हैं। बल के कितने प्रकार होते हैं, बल के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पर क्या है, संतुलित बल। नंबर 2 पर क्या है, असंतुलित बल। संतुलित बल क्या होता है, संतुलित बल जब किसी वस्तु पर लगाने वाले बल जब किसी वस्तु पर लगाने वाले सभी बलों का परिमाणिक बल शून्य हो तो उसे क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। और क्या है, संतुलित बल कैसे, मतलब जब किसी वस्तु पर हम क्या बल लगा रहे हैं, जब किसी वस्तु पर लगाने वाला सभी बलों का परिमाणिक बल क्या हो, शून्य हो, तो उसे क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। और क्या होता है संतुलित बल कैसे, जैसे दोनों तरफ क्या हो, दोनों तरफ से आप बल लगा रहे हैं, उसके बाद क्या उसका बल उसका स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा, उसका सभी बलों का परिमाणिक बल क्या है, शून्य है, तो उसको क्या कहेंगे, हम उसे संतुलित बल कहेंगे। अगर उसी तरह क्या है, असंतुलित बल, यदि वस्तु पर लगे बलों का परिमाणिक बल शून्य ना हो तो उसे क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। जैसे क्या है, ये बीच में एक लाइन है और इधर भी 3 लोग हैं और इधर भी 3 लोग हैं।
इधर भी 3 लोग हैं। तो जब ये लोग आपस में खींचेंगे या फिर इधर दोनों लोग आपस में क्या रस्सी खींचेंगे या कुछ भी करेंगे, अगर दोनों का बराबर रहेगा तो उसका क्या होगा, परिमाणिक बल, क्योंकि उसका तो परिमाणिक बल 0 हो जाएगा। फिर क्या, अगर इधर वाले ज़्यादा खींच ले गए और इधर वाले कम, इधर वाली रस्सी इधर चली गई तो उसका क्या हुआ, उसका परिमाणिक बल 0 नहीं रह गया, क्योंकि इधर जो है बल ज़्यादा लग रहा है और इधर बल कम लग रहा है। ज़्यादा लग रहा है तो उससे क्या हुआ, इसी तरह इसमें क्या डिफिनेशन बन रही है, असंतुलित बल। यदि किसी वस्तु पर लगाने वाले सभी बलों का परिमाणिक बल 0 हो तो उसे क्या कहते हैं, असंतुलित बल कहते हैं। अभी बताए ना, इधर से भी क्या है, इधर से भी बल लग रहा है और इधर से भी बल लग रहा है, दोनों तरफ से बल बराबर लग रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसमें का बल क्या हुआ, संतुलित नहीं है, 0 हो गया, क्योंकि दोनों तरफ क्या बल बराबर लग रहे हैं। और इसमें क्या है, असंतुलित बल में क्या है, जब किसी वस्तु पर लगाने वाले सभी बलों का परिमाणिक बल 0 हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे संतुलित बल कहते हैं। इसमें क्या है, दोनों तरफ बल लग रहा है, दोनों तरफ बराबर बल लग रहा है, तो ये क्या हुआ, ये संतुलित बल हुआ, ये संतुलित बल हुआ। अब इसमें क्या है, जैसे इधर से रस्सी इधर ज़्यादा चली गई, इधर ज़्यादा बल लग रहा है और इधर कम बल लग रहा है, तो ये क्या हुआ, ये असंतुलित बल हुआ। संतुलित बल और असंतुलित बल में ये आगे देखते हैं। आइए आगे क्या है, संतुलित बलों का प्रभाव। जो संतुलित बल होता है इसके प्रभाव, नंबर 1 पर क्या है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो सकता है। संतुलित बल में क्या है, संतुलित बल में क्या है, इसकी आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे उसकी आकृति में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, जैसे इधर से भी है और इधर से भी है, दोनों तरफ हो गया। अगर इधर से पूरी इधर चली गई तो उसमें क्या हुआ, उसमें संतुलित बल तो लग रहा है। नंबर 2 पे क्या है, जैसे वस्तु के आकार, लंबाई, क्षेत्रफल तथा आयतन में परिवर्तन हो सकता है, फिर क्या है, किसी बिंदु के परितः वस्तु का वस्तु को हो सकता है। जैसे क्या है, नंबर 1 आकृति में क्या होता है, जो संतुलित बल होता है इसके आकृति में भी परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे उसकी आकृति क्या है, उसकी आकृति कैसी भी हो, उसका आकार कैसा भी हो, अगर उसमें हम बल लगा के उसको परिवर्तित किया जा सकते हैं, तो उसको जब हम बल लगाएंगे तो वो परिवर्तित हो जाएगा। लंबाई, अगर कोई चीज़ लंबा है, अगर उसको हम क्या करें, बल लगा के और छोटा करें तो वो भी हो जाएगा। और क्षेत्रफल में भी परिवर्तित किया जा सकता है। और आयतन में भी क्या होता है, बल लगा के हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। यही हुआ क्या, संतुलित बल के प्रभाव यही है, क्या आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं, और क्या है, लंबाई में परिवर्तन कर सकते हैं, क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकते हैं, और आयतन में भी परिवर्तन कर सकते हैं। और नंबर 1 पर क्या था, वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो सकता है। जब हम बल लगाएंगे किसी वस्तु पर तो उसकी आकृति में आकृति में क्या होगा, परिवर्तन होगा। इसी को हम क्या पढ़े थे, बल के प्रभाव। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। जो न्यूटन होता है इसके गति का प्रथम नियम क्या कहता है,
इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, तथा यदि गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी। तो एक समान गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे कोई वस्तु है, अगर कोई वस्तु वो विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी। विरामावस्था में रहेगी। अगर कोई वस्तु क्या है, विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी। अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, या कोई एक समान गति अवस्था में है तो वो एक समान गति अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल बोले तो कोई उस पर बाहर से जब तक बल ना लगाया जाए। अगर कोई वस्तु क्या है, विरामावस्था में है, खड़ी है, जब उसको हम बाहर से बल लगाएंगे तो उसको क्या होगा, वो विरामावस्था में नहीं रह जाएगी, क्योंकि उसमें हम बल लगा के क्या कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं। इसी तरह क्या है, विरामावस्था, इसी में भी क्या है, विरामावस्था में और गति अवस्था। जब कोई वस्तु गति की अवस्था में है और वो एकदम क्या है, शांत है, मतलब है, तो उसमें क्या, उसको हम बल लगाकर उसकी स्थिति में तो परिवर्तन कर सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। फिर से पढ़िए, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, तथा यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह एक समान गति अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। मतलब जब तक उस पर कोई बाहर से बल न लगाया जाए तब तक उसे क्या कहेंगे, न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहते हैं। अब इसमें सूत्र क्या बनता है, F बराबर m ब्रैकेट के अंदर v - u/t। अब इसमें क्या होता है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल F और उसका द्रव्यमान m और उसके अंतिम एवं प्रारंभिक बीच की दूरी में तय करने में लगा समय के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसे क्या कहेंगे, इसे भी न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहेंगे। फिर से किसी वस्तु पर लगाया गया बल F और उसका द्रव्यमान m और उसमें अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी में तय करने में लगा समय t होता है। इसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे F क्या है, F है बल, इसका बल का मात्रक क्या होता है, या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, या क्या होता है, न्यूटन होता है। और जो यम होता है, यम क्या है, द्रव्यमान है। यम क्या है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान जो होता है उसको किस में तौलते हैं, किलोग्राम में तौलते हैं। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम होता है। जो v होता है अंतिम वेग। v क्या होता है, अंतिम वेग। अंतिम वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, अंतिम वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, v से। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। जो u होता है, u क्या होता है, u होता है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। अब क्या बचा, t क्या होता है, समय। t क्या होता है, समय। इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड।
इसका मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। इसी में क्या किसी वस्तु पर लगाया गया बल F और उसका द्रव्यमान यम और उसमें अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी में तय करने में लगा समय t के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहते हैं। या फिर इस नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह एक समान गति अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, जब तक उस पर कोई बाहर से बल न लगाया जाए। यह क्या होता है? यह बल होता है। इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यह क्या होता है? न्यूटन होता है। फिर क्या होता है? जो यम होता है ये द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। द्रव्यमान एक प्रकार का क्या है? पदार्थ है। तो इसका मात्रक क्या? पदार्थ को किसी भी द्रव्यमान को जब तौलते हैं तो किलोग्राम में तो होते हैं, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। जो v होता है ये अंतिम वेग होता है, तो अंतिम वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? v से, और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। प्रारंभिक वेग का मात्रक और प्रारंभिक वेग को u से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। t क्या होता है? t समय होता है। t समय होता है। t का मात्रक क्या होता है? सेकंड। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है? जड़त्व तथा द्रव्यमान। जड़त्व या द्रव्यमान। जड़त्व क्या होता है इसको देखते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाने के प्रभाव के आधार पर यह कहा जाता है कि बल वह बाह्य कारण है जो किसी वस्तु की विरामा अथवा एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित करता है अथवा करने का प्रयत्न करता है। मतलब जो होता है गति होता है, जड़त्व होता है, इसकी एक डिफिनेशन ये है और एक ये डिफिनेशन है। क्या है? वस्तुओं में स्वयं अपनी विरामा अथवा एक समान गति की अवस्था को उसी प्रकार बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। जैसे पहला क्या है? वस्तुओं में स्वयं अपनी विरामा। जो वस्तु होती है वो जब विरामा अवस्था में रहेगी, खड़ी रहेगी, उस पर कोई कुछ नहीं रहेगा, ना प्रारंभिक वेग रहेगा ना अंतिम वेग रहेगा। तो वस्तुओं में स्वयं अपनी विरामावस्था, जब विरामावस्था रहेगी तब तो स्वयं तो बनाए रखेगी। तो उसमें क्या है? वस्तुओं में स्वयं अपनी विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था, जब एक समान गति अवस्था में रहेगी तब उसे क्या कहेंगे? एक समान गति की अवस्था को उसी प्रकार जब वो विरामावस्था में रहेगी तब विरामावस्था में, और जब क्या बोलते हैं एक समान गति अवस्था में रहेगी तब एक समान गति अवस्था को उसी प्रकार बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। जैसे क्या है? वस्तुओं में स्वयं अपनी विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था उसी प्रकार, जो गति की अवस्था में है तो गति अवस्था में एक समान रहेगी और जो विरामावस्था में है वो विरामावस्था में रहेगी। उसी प्रकार बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। प्रवृत्ति मतलब उसी प्रकार जो बनाए रखता है उसी को क्या कहेंगे? जड़त्व का नियम कहेंगे। या ये है किसी वस्तु पर बल लगाने के प्रभाव के आधार पर यह कहा जाता है कि वह बाह्य कारण है जो किसी वस्तु की विरामावस्था एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित करता है अथवा करने का प्रयत्न करता है। उसे क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या होता है? जड़त्व दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? विराम का जड़त्व, एक क्या होता है? गति का जड़त्व। जड़त्व के कितने प्रकार होते हैं? जड़त्व के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक क्या है? विराम का जड़त्व। नंबर दो क्या है? गति का जड़त्व। अब विराम का जड़त्व क्या है? विराम का जड़त्व, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी। यदि कोई वस्तु
विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे कोई गाड़ी है या कोई साइकिल है, जब वो विरामावस्था में खड़ी है तो वो खड़ी ही रहेगी जब तक उससे बाहर से कोई बल न लगाया जाए, तब तक वो क्या रहेगी, गति विरामावस्था में रहेगी। तो इसे क्या कहते हैं, विराम का जड़त्व। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी। यदि कोई वस्तु जब तक उस पर क्या होता है, कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो इसे क्या कहते हैं, विराम का जड़त्व कहते हैं। अब क्या है, गति का जड़त्व है। यदि कोई वस्तु एक समान गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी। वह उसी प्रकार एक समान गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे क्या है, यदि कोई वस्तु एक समान, बोले तो एक समान गति करती है, तो वैसे क्या है, एक समान गति की अवस्था में है तो वह उसी प्रकार एक समान गति करती रहेगी जब तक उस पर क्या है, बाह्य बल ना लगा। जैसे क्या होता है, कोई गाड़ी है, वो क्या है, मतलब कोई भी चीज़ है, वो गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में रहेगी जब तक उस पर क्या है, कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जब तक उस पर कोई बाहर से बल ना लगाया जाए तब तक वो क्या रहेगी, गति अवस्था में रहेगी। उसी तरह क्या था, विराम का जड़त्व। इसी तरह क्या है, गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या था, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसी तरह क्या है, गति का जड़त्व। यदि कोई वस्तु एक समान गति की अवस्था में है तो एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो इसे क्या कहते हैं, गति का जड़त्व कहते हैं। गति कितने प्रकार, तो क्या जड़त्व का कितने प्रकार के होते हैं, जड़त्व दो प्रकार के होते हैं। पहले देखिए जड़त्व किसे कहते हैं, फिर से वस्तुओं में स्वयं अपनी विरामा अथवा एक समान अवस्था को उसी प्रकार बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। जड़त्व दो प्रकार के होते हैं। जड़त्व दो प्रकार के होते हैं। जड़त्व दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक पर क्या है, गति का जड़त्व। नंबर दो क्या है, नंबर एक पर क्या है, विराम का जड़त्व और नंबर दो क्या है, गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या होता है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसी तरह क्या है, गति का जड़त्व। यदि कोई वस्तु एक समान गति अवस्था में है तो वह एक समान गति अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, मतलब जब तक उस पर कोई बाहर से बल न लगाया जाए। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। जो न्यूटन होता है उसका प्रथम नियम तो पढ़ लिए थे, अब द्वितीय नियम क्या है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार पहला क्या, किसी वस्तु पर लगाया गया बल F। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जा रहा है तो किसी वस्तु पर लगाया गया बल F और उस वस्तु के द्रव्यमान यम तथा उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे क्या है, इस किसी वस्तु पर लगाया गया बल F, जैसे वस्तु पर क्या लगा रहे हैं, बल F लगा रहे हैं, फिर क्या होता है, उस वस्तु का द्रव्यमान यम हो गया और क्या है, उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण, जो त्वरण होता है वो A होता है, के अनुक्रमानुपाती होता है। ये क्या बन गया, न्यूटन के गति का दूसरा समीकरण। पहला समीकरण क्या था, F बराबर यम ब्रैकेट के अंदर v माइनस यू अपॉन टी होता था। और इसमें क्या है, इसमें सीधा है
किसी वस्तु पर लगाया गया बल F और उस वस्तु का द्रव्यमान यम तथा उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण A के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे क्या कहते हैं? न्यूटन के गति का दूसरा नियम कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो F बराबर क्या निकला है? यम ए निकला है। मान लो इसका मात्रक हमें नहीं पता है तो इसका मात्रक कैसे निकालेंगे? जो यफ होता है वह इसका मात्रक तो हमें पता है, यम का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। उसके बाद ए का मात्रक क्या होता है? मीटर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। जो मात्रक होता है यफ का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? यफ का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आपको अगर यफ का मात्रक नहीं पता है और यम का मात्रक और ए का मात्रक पता है तो इससे क्या होगा? यम का मात्रक जो होता है वो क्या होता है? वो ग्राम का द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और ए का मात्रक जो होता है त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यफ का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन भी होता है। या क्या होता है? न्यूटन होता है। पहले में क्या था? इसमें स्क्वायर रहेगा। कहाँ गया? न्यूटन के गति का प्रथम नियम। उसके बाद इसका मात्रक क्या होता है? जो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। यफ बराबर यम ए और क्या होता है? यफ का मात्रक क्या है? बल को किससे प्रदर्शित करते हैं? बल को यफ से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको सूत्र या डिफिनीशन नहीं याद है, न्यूटन के गति का दूसरा समीकरण याद है यफ बराबर यम ए, तो सीधा बना सकते हैं। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल यफ और उस वस्तु का द्रव्यमान यम तथा उस वस्तु में त्वरण ए के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। गुणनफल बोले तो यम और ए के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। उसे क्या कहते हैं? न्यूटन के गति का दूसरा नियम कहते हैं। आइए पहला देखिए उदाहरण के तौर पर क्या लिए हैं। नंबर 1 उदाहरण, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होती है? 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में या 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में पहले ही पूछ लिया है किसमें अधिक बल की आवश्यकता होती है। क्या ज्ञात करना है? बल ज्ञात करना है। तो किसमें अधिक बल की आवश्यकता होती है? 2 किलोग्राम। यहाँ पर क्या है? 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली। जो यम का मान है, यम बराबर क्या रहेगा? 2 किलोग्राम रहेगा। क्या है? 2 किलोग्राम वाली किसी वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर किसका मान होता है? ए का मान होता है। तो ए बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर क्या है? ये तो पहला होगा, इसको m1 लिख लो, इसको a1 लिख लो। फिर क्या है? f1 बराबर वाट होता है। फिर क्या होता है? इसी में क्या बोलते हैं? फिर से त्वरित करने में फिर क्या लगता है? 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली। फिर क्या होता है? यम बराबर 4 किलोग्राम। फिर क्या? 2 किलोग्राम द्रव्यमान 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित कर रहा है। ए बराबर क्या? ये m2 हो गया, ये a2 हो गया। कितना लग रहा है? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब क्या होता है? इसमें सूत्र क्या था? पहले में क्या है? 2 और 10। यम बराबर 2 है और क्या बोलते हैं? यम बराबर 2 किलोग्राम और a बराबर क्या है? a1 m1। ये क्या है? 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या है? इसमें क्या है? m2 में क्या है? m2 में है, m2 कितना है? m2 4 किलोग्राम है और a2 कितना है? 2 है।
कितना है 4 किलोग्राम है और A2 कितना है 2 किलोग्राम 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या किसमें बल अधिक लगता है, तो इसमें क्या होगा न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार, दूसरे नियम के अनुसार, दूसरा नियम क्या होता है F बराबर ma, ये क्या है दूसरा है। तो F बराबर ma, F का मान तो नहीं पता, F का मान लिख लो, यहाँ पर F1 रहेगा क्योंकि M1 का मान कितना है 2 है, तो यहाँ M1 का मान 2 लिख लो। A का मान क्या है 5 है, A1 का मान 5 लिख लो। अब F1 बराबर क्या होगा 5 दूनी 10 न्यूटन या 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये निकला। अब इसी में क्या बोल रहा है दूसरे में, दोनों में क्या ज्ञात करना है F ज्ञात करना है। तो अब इसमें क्या लगेगा F बराबर F2 बराबर M2 गुणे A2, F2 का मान क्या है ज्ञात करना है। M2 का मान कितना है, M2 का मान 4 है, A2 का मान क्या है 2 है, तो F2 बराबर 4 दूनी 8, क्या हो रहा है 8 न्यूटन या 8 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसमें बोला था किसमें अधिक बल रहा है, तो अधिक 8 बड़ा है कि 10 बड़ा है, 10 बड़ा है ना, तो इसमें क्या बोलेंगे पहले में अधिक बल की आवश्यकता होती है, जिसमें 10 न्यूटन का बल लग रहा है। इसमें क्या हो रहा है, किसमें अधिक बल की आवश्यकता हो रही है, तो पहले में अधिक बल की आवश्यकता हो रही है। किस लिए, उसमें 10 न्यूटन है और इसमें F2 में 8 न्यूटन है, तो किसमें अधिक बल की आवश्यकता हो रही है पहले में। तो पहले में क्या हुआ, पहले में ज़्यादा लग रहा है तो पहले में होगी। आइए अब देखते क्या है उदाहरण पे नंबर 2, क्या है नंबर 2, दूसरा उदाहरण है एक 5 किलोग्राम M बराबर 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए T बराबर क्या है 2 सेकंड है, 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से, तो U बराबर क्या होता है, अभी प्रारंभिक हो रहा है तो 3 मीटर प्रति सेकंड हो गया, 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। तो क्या हो गया V बराबर 7 मीटर प्रति सेकंड। फिर क्या होता है, लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो अंतिम वेग ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है इसमें, अंतिम वेग। T बराबर क्या है, T2 बराबर, ये T1 बराबर, T2 बराबर कितना है 5 सेकंड है, और V2 बराबर क्या है वाट है, यहाँ पर V1 दिया है। अब क्या बोल रहा है, अंतिम वेग ज्ञात करो। तो पहले हमको क्या ज्ञात करना है, F ज्ञात करना है। तो F बराबर m ब्रैकेट के अंदर V माइनस U अपॉन T, यह क्या है न्यूटन के गति का पहला समीकरण है। तो F बराबर m का मान कितना है 5, v का मान इसमें कितना दिया है, v1 का मान 7 दिया है तो 7 लिख लो। u का मान कितना है 3 है,
v का मान कितना है 3 है तो 3 लिख लो। और t का पहले वाले में t1 का मान कितना है 2 है तो t1 का मान 2 लिख लो। यहाँ पर काटो, अब ये 5 बचा है, फिर ब्रैकेट के अंदर 7 में से 3 गया 4 बटे 2, 2 से काटो 2 दूनी 4, 2 बार में जा रहा है तो यह बराबर कितना आ गया 10 न्यूटन। यह बराबर क्या आ गया 5 दूनी 10 हो गया तो 10 न्यूटन आ गया। अब इसमें क्या है अंतिम वेग, अंतिम वेग बराबर क्या होता है v। अंतिम वेग, उसमें भी यही वाला सूत्र लगेगा, ये इतना क्या है सूत्र है, इसमें भी यही लगेगा, क्या लगेगा F बराबर यम ब्रैकेट के अंदर v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो इसमें हमको क्या ज्ञात करना है अंतिम वेग ज्ञात करना है। u का मान तो पता है, u का मान इसमें भी यही रखा जाएगा, क्या 3 रखा जाएगा और v का मान ज्ञात करना। v का मान क्या होता है अंतिम वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं v से, तो v2 बराबर ज्ञात करना है और t2 बराबर दिया है 2। तो यम का मान कितना निकला है 10 निकला है तो यहाँ से 10 लिख दो। यम का मान कितना है 5 है, v का मान ज्ञात करना है और u का मान कितना है 3 है, t का मान क्या है 5 है। जब 5 है तो इसको क्या करो तिरछा गुणा कर दो, ये ऐसे हो जाएगा, नहीं तो अभी रुक जाओ, अभी क्या है इसको और करो, क्या है 5 10 ऐसे लिख लो। अब ये 5 से v में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5v माइनस का 5 15 हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ से तिरछा गुणा कर लेंगे तो 10 बचे 50, उसके बाद v माइनस 15। अब ये जो है इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस, ये इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 50 प्लस 15 बराबर v 5v। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि 15 में 50 में 15 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 65 5v बराबर 65। अब 65 बराबर जब ये गुणे में है तो इधर भाग में आ जाएगा तो यहाँ पर ये v बराबर 13 बचे 65, 13 बार में कट गया, v बराबर 13 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ ना समझ आया, देखो 5 का पारा पढ़ो कि 65 एक 6 से ज़्यादा ना, 5 एक अन्नम एक, यहाँ पर क्या गया यहाँ पर 1 गया, यहाँ पर क्या बचा है 1 बचा क्योंकि 1 बार में गया, फिर इसमें क्या चला गया 1 तो 13 बचे 65, सीधा 13 बार में कटा है, ये क्या हो गया ये अंतिम वेग बराबर क्या आया है 13 मीटर प्रति सेकेंड। और यह का मान कितना आया है, यह बराबर वाट था तो यह बराबर कितना आया था 10 न्यूटन, यह किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा क्या है, दूसरा भी सवाल है, तीसरा सवाल क्या है, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। जब 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो ये किसका मान होगा, ये u का मान होगा क्योंकि ये क्या है प्रारंभिक है, इसका मात्रक क्या होगा मीटर प्रति सेकेंड। यह क्या है प्रारंभिक वेग हुआ तो ये किसने चले 108 मीटर प्रति सेकेंड। इसमें क्या दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो यहाँ पर क्या रहेगा किलोमीटर प्रति घंटा। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, और ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकेंड रहेगा, यहाँ पर 4 सेकेंड का समय लेती है। तो जो अंतिम वेग हो गया अंतिम वेग को v से प्रदर्शित कर रहे हैं, जब ब्रेक लग रहा है तो 0 हो जाएगा। फिर क्या है समय क्या हुआ t, समय कितना लग रहा है 4 सेकेंड लग रहा है, 4 सेकेंड लग रहा है। फिर उसके बाद क्या है, कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें। F बराबर वाट, F क्या है बल है,
यह बराबर क्या हो गया, वाट हो गया। फिर क्या है कि कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान कितना है, 1000 है। तो यम बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना है, 1000 किलोग्राम है, तो 1000 किलोग्राम रहेगा। फिर क्या होता है, फिर आप इसको जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसको किस में करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में करेंगे, क्योंकि यू का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, 108 गुणे, अब जब इसको किलोमीटर है, मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। फिर बटे, अब यहाँ पर क्या दिया है, 1 घंटा दिया है। 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, और 60 मिनट बराबर क्या होता है, 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है। तो यहाँ पर क्या दिया है, 1 घंटा। घंटे को जब हम सेकंड में करेंगे तो किससे करेंगे, 3600 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। इसको किससे, 2 से काटें तो 2 करना में 1, यहाँ पर 1 गया, यहाँ पर हो गया 16, 8 दूनी 16 हो गया। अब इसको किससे काटे, 5, 2 से काटे, 2 पंचे 10, 5 बटे 18 से चाहे गुणा करें, चाहे ऊपर 1000 और नीचे 3600 से काटे। फिर क्या है, 5 बटे 18, 18 से काटो 105, अरे 108 को, तो ये कितनी बार में कटेगा, 18 छक्का 108, 6 बार में कटेगा। तो यहाँ पर कितनी बार में कटेगा, 6, 18 छक्का 108, तो 6 बार में कटेगा। फिर क्या होगा, 6 पंचे 30 मीटर प्रति सेकंड। यू बराबर क्या आ गया, 30 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर क्या लिख लो, 30 हो गया। अब यू का मात्रक तो सही हो गया, क्योंकि यहाँ पर यू का मात्रक जिसमें रहना चाहिए उसमें हो गया। यहाँ पर क्या था, किलोमीटर प्रति घंटे में था, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5 बटे 18 से चाहे गुणा करें, और चाहे 1000 गुणे 3600, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड होते हैं। उसके बाद क्या है, सूत्र क्या होता है, न्यूटन के गति का पहला समीकरण क्या होता है, F बराबर यम ब्रैकेट के अंदर v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो यम का मान नहीं पता, यम का मान कितना है, यम का मान 1000 है, तो 1000 लिख लो। v का मान कितना है, v का मान 0 है, क्योंकि ब्रेक लग रहा है। u का मान कितना है, 30। u का मान ये 30 रखा जाएगा, ना कि 108 रखा जाएगा, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो u का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। फिर उसके बाद क्या है, t का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो t का मात्रक पहले से 4 सेकंड दिया रहेगा, यहाँ पर 8 नहीं रहेगा, यहाँ पर यस रहेगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, 4 दिया है, तो यहाँ पर 4 रहेगा। फिर उसके बाद क्या है, 1000 पहले से लिख लो यहाँ पर, क्योंकि ये यम का मान है, ये ब्रैकेट के पहले है। फिर उसके बाद क्या है, 30 में से 0 जाएगा तो कुछ नहीं होगा, ब्रैकेट के अंदर माइनस का 30, क्योंकि माइनस इसमें लगा है, 30 में लगा है, ना कि 0 में लगा है, तो 30 रहेगा। फिर बटे 4 रहेगा। फिर उसके बाद क्या है, जब इसमें 30 से 1000 में गुणा करेंगे तो क्या 1 0 और 3 0 इसमें, तो पहले ये क्या होगा, 4 0 लिख उठेगा। फिर 1 से जब इसमें गुणा करेंगे, 3 को 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि 1 0 इसमें का और 3 0 इसमें का, इसको 4 0 हम लिख दिए हैं। और 3 को 1 में गुणा करेंगे, तीन को तो यहाँ पर क्या हो गया, 30,000 हो गया, बटे क्या है 4। अब 4 से इसको क्या करो, काट, और यहाँ पर क्या लगा है, माइनस, तो यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस लगेगा। अब इसको काटो, 4 का पहाड़ा पढ़ो कि 30 से ज़्यादा ना जाए, तो
4 का पहाड़ा पढ़ो कि 30 से ज़्यादा ना जाए। तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, ज़्यादा 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 7 बार में जा रहा है क्योंकि 28 उसके बाद क्या होता है 28 बार में जा रहा है। अब यहाँ पर क्या बचा 2 बचा, क्योंकि 28 जब यहाँ पर हो जा रहा है तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। फिर यहाँ क्या होगा, फिर यहाँ पर 2 बचेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ पर 20 हो जाएगा तो 20 से काटेंगे इसको, तो यहाँ पर क्या जाएगा 4 पंचे 20, 5 बार में जाएगा। उसके बाद क्या बचा है, यहाँ पर 2 जीरो बचा है तो 2 जीरो लगा देंगे। तो यह बराबर क्या आया है, यहाँ पर 7 रहेगा कि 4 सत्ते 28, 7 बार में जा रहा है। फिर वहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा 7500 न्यूटन। फिर उसके बाद क्या है, दूसरा सवाल है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अभी ये क्या था, वो बल का पहला भाग था। अब क्या, कल क्या पढ़ेंगे, दूसरा भाग पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलते हैं।